हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना रियल एक्सपर्ट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर मंडल का स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 6 35% LDC कोटा का पेपर सॉल्यूशन। इसका हमने अगले वीडियो में पार्ट 1 का डिस्कस किया था 1 से 50 क्वेश्चन तक। तो इस बार हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसका हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। तो सभी को फिर से नमस्कार, और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पहले 1 से 50 तक का पार्ट 1 में डिस्कशन कर रखा था। तो अभी हम 51 से क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आवे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2003 कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ HRA इन Z क्लास टाउन व्हेन DA क्रॉसेस 50%? DA का रेट 50% से ज़्यादा हो जाने के बाद में Z क्लास में जो सिटीज आते हैं उसमें HRA का रेट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। इसमें हम थोड़ा आपको समझा देते हैं कि जब DA 50% से ज़्यादा हो जाएगा तब HRA का रेट X, Y और Z में हम आपको समझा देते हैं, X, Y और Z। तब X क्लास के सिटीज़ में 30% हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में फ़िलहाल में तो हो ही गया है। अभी DA का रेट मैं आज वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2026 में, तो अभी इसका DA का रेट 50% से वो हो गया है। तो इसमें अभी ये जो परसेंटेज में दिखा रहा हूँ वो अभी लागू हो गया है। तो X में 30% है X क्लास सिटी में, Y क्लास सिटी में 20% है, और Z क्लास सिटी में 10% है। ये याद रखिएगा ज़रूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, मंडल स्तर पर एक कैलेंडर वर्ष में मान्यता प्राप्त संघों से कितने PNM कराए जाते हैं? डिविजनल स्तर पे मान्यता प्राप्त यूनियन का कितना PNM होता है एक साल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
6 बार होता है, प्रति 2 महीने के अंतराल में होता है। तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई डिवीजन स्तर पे साल में 6 बार होता है, 6 बार प्रति ईयर, और प्रत्येक 2 मंथ के अंतराल में होता है मीटिंग, और जोनल स्तर पर होता है, एक साल में 4 बार होता है, प्रति 3 मंथ में 1 बार होता है मीटिंग, और रेलवे बोर्ड स्तर पर होता है 2 बार प्रति ईयर, 6 मंथ में 1 बार होता है PNM मीटिंग। तो ये जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 54। ब्रेकडाउन ड्यूटी के लिए निर्धारित C&W टेक्नीशियन 3 को कितने रुपये प्रति माह की दर से ब्रेकडाउन भत्ता दिया जाता है? तो ये पहले दिया जाता था 405 रुपया, ऑप्शन बी, लेकिन अभी इसमें ये DA 50% क्रॉस हो जाने के कारण चेंज हो गया है। तो ये अभी बढ़कर 506 रुपया हो गया है। ये ज़रूर याद रखिएगा, रिवाइज रेट सारे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है। रनिंग कैटेगरी के कैडर में पदों की वृद्धि / कमी खाली जगह के आधार पर होती है। रनिंग कैटेगरी में पदों की वृद्धि या तो कमी किसके आधार पर होती है? तो ये होता है क्रू रिव्यू के आधार पर होता है, क्रू समीक्षा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है। रात्रि ड्यूटी भत्ता की अवधि खाली जगह घंटे से खाली जगह घंटे तक है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस कहाँ से कहाँ तक के हॉर्स पीरियड में मिलता है? तो ये रात के समय में मिलता है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक में मिलता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 22 बजे से 6 बजे तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। रेलवे प्रशासन खाली जगह के साथ प्रेम बैठक आयोजित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मान्यता प्राप्त संघ और मान्यता प्राप्त संगठन के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। स्टाफ बेनिफिट फंड में प्रति व्यक्ति 800 रुपये का योगदान खाली जगह के आधार पर है। 800 रुपया प्रति व्यक्ति का योगदान जो SBF में चाहता है वो किसके आधार पर है? तो वो है स्वीकृत स्थायी और अस्थायी गैर राजकीय कर्मचारी के आधार पर। कितने कर्मचारी ऑन रोल है, मतलब स्वीकृत नहीं, सॉरी, सैंक्शन कितने हैं, सैंक्शन कितने हैं, कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके ऊपर होता है। सैंक्शन परमानेंट एंड टेम्पररी नॉन गजेटेड स्टाफ। अच्छा, स्वीकृत स्थायी और अस्थायी गैर राजकीय कर्मचारी नॉन गजेटेड कर्मचारी कितने हैं, सैंक्शन परमानेंट और अस्थायी, उसके ऊपर डिसाइड होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 59। रेलवे में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए SBF से आवंटन की मात्रा कितनी है? सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए SBF
में SBF से आवंटन की मात्रा कितनी, SBF में मतलब कितने पैसे कटते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 रुपये कटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। रेलवे में मौजूदा घर के विस्तार के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस की अधिकतम सीमा क्या है? HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस मैक्सिमम कितने रुपये तक ले सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 लाख रुपीस। और इसका अभी वर्तमान में मैं आपको और एक समझा देता हूँ कि अप्रैल 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 तक इसका जो हाउस बिल्डिंग अलाउंस के ऊपर जो ब्याज लगता है उसका ब्याज दर है 7.10%। ये ज़रूर याद रखिएगा कि हर साल नोटिफाई होता है, तो इस बार का ये है 7.10%। ये पहले भी यही था, पिछले साल भी, अभी भी यही रखा है, तो ये याद रखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 61। सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता पेंशन नियमावली 1993 के नियम के कौन से नियम के तहत प्रदान किया जा सकता है? अनुकंपा भत्ता, जो अनुकंपा भत्ता सेवा से रिमूव किए गए कर्मचारी को पेंशन नियम 1993 के कौन से नियम के तहत अनुकंपा भत्ता दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नियम नंबर 65। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है चार्जशीट मानक प्रपत्र 5 SF5 में गवाहों की सूची अनुलग्न खाली जगह में उल्लिखित है। मतलब SF5 में गवाहों की सूची कितने प्रतियों में होती है? सूची अनुलग्न एनेक्सर, कितने एनेक्सर होते हैं? तो सॉरी, प्रतियों में नहीं, कितने एनेक्सर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 एनेक्सर होते हैं इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है अनुरोध स्थानांतरण के लिए 5 वर्ष SECR में 10 वर्ष की सेवा से छूट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? अच्छा, तो इसमें हो जाएगा कि ये कहना चाहते हैं कि मतलब 5 साल की सर्विस कौन से ग्राउंड पे आप ट्रांसफर लगाते हो तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, बाकी सब में 5 साल की छूट है, 5 साल की मतलब सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी विकलांग माता पिता की देखभाल करने वाला, केयर गिवर टू डिसेबल पेरेंट्स, ये कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है मतलब है, तो इसमें 5 साल सर्विस होना ज़रूरी है। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑन स्पाउस ग्राउंड और हिमसेल्फ डिसेबल स्टाफ, इसमें 5 साल की सर्विस नहीं हो तो भी हो सकता है ट्रांसफ़र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रेलवे में कर्मचारी चार्टर के अनुसार अनुरोध स्थानांतरण के निपटान की समय सीमा कितने कार्य दिवस है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 कार्य दिवस में इसका डिस्पोजल करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 65 है, संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदस्थापन के खाली जगह साल पूरे होने पर बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो जो सेंसिटिव पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं उनको मतलब प्रति 4 साल में ट्रांसफ़र करना चाहिए, किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी रेल सेवक के चयन पर किसी अन्य संगठन में स्थानांतरित होने पर उसका लियन कितने साल की प्रारंभिक अवधि के लिए रखा जाता है। मतलब कोई कर्मचारी का कहीं दूसरी जगह पर या संगठन में चयन हो जाता है और वो जॉब छोड़ के, रेलवे की जॉब छोड़ के जाता है, तो उसका मूल डिवीज़न में उसका लियन कितने साल तक मेंटेन रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 साल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, IREC वॉल्यूम 1 के नियम 230 में कौन सी सामान्य सेवा की शर्त शामिल है। तो इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दे रखा है IREC वॉल्यूम 1 के नियम 230 में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में निर्देश दे रखे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियमावली कौन से वर्ष में जारी की गई। तो रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल कब आया। तो कब से लागू हुआ, तो ये 2005 से लागू हुआ ये रूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, रेल सेवक कार्य घंटे एवं विश्राम की अवधि नियमावली के अनुसार रोस्टर के विवाद में अपीलीय प्राधिकारी कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोस्टर के विवाद में अपीलीय प्राधिकारी कौन है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, रीजनल लेबर कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 70 है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार बच्चे का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बच्चा कब कहलाता है, बच्चा जिसने कितने वर्ष की आयु नहीं पूरी की है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 साल। 15 साल से कम उम्र का जो होगा वो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार बच्चा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक खंडपीठ में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 होती है ये। और कैट की स्थापना हुई थी 1/11/1985 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के तहत की गई थी। कौन से अनुच्छेद के तहत कैट की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 323 ए। और मैंने अभी बताया इसकी स्थापना हुई थी 1/11/1985 को हुई थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, मजदूरी भुगतान अधिनियम कब से लागू हुआ। मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू हुआ 23 अप्रैल 1936 से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में वसूली योग्य अंत्येष्टि अग्रिम के रूप में खाली जगह
रुपये मृतक कर्मचारी के परिवार को दे है। वसूली योग्य जो फ्यूनरल एडवांस दिया जाता है वो रिकवरेबल होता है। एम्प्लॉय का जब लास्ट में सेटलमेंट होता है तो उसमें से वापस काट लिया जाता है। तो यह रकम फ्यूनरल के तौर पर फ्यूनरल एडवांस के तौर पर कितनी रकम दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25,000। और एक 10,000 भी दिया जाता है लेकिन वो काटा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ड्यूटी के दौरान मृत पूर्व कर्मचारी के परिवार को कितनी अनुग्रह राशि दी है। नेचुरल डिजास्टर के कारण डेथ कर गए एम्प्लॉय को के परिवार को कितने एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 लाख रुपया दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक कर्तव्यों के क्वेश्चन नंबर 76 है। वास्तविक कर्तव्यों के पालन के दौरान मृत रेल कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए DRM या तो वर्कशॉप हो तो CWM। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 77 है। विकलांग महिला रेलवे कर्मचारी को प्रति माह कितनी दर से विशेष बाल देखभाल भत्ता दिया जाता है। विकलांग महिला रेल कर्मचारी को चाइल्ड केयर अलाउंस, स्पेशल चाइल्ड केयर अलाउंस कितना दिया जाता है प्रति माह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पहले था 3,000, अभी DA 50% से क्रॉस हो जाने के कारण ये भी बढ़ गया है। तो अभी ये हो गया है 3,750 रुपये प्रति मंथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है। चार्ज शीट प्राप्त होने पर रेल सेवक को अपने बचाव का एक लिखित बयान कितने दिनों के भीतर या ऐसे और समय के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकारी की अनुमति हो। तो इसमें सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 10 दिन के भीतर करना चाहिए, या तो फिर अनुशासनिक प्राधिकारी ने अनुमति दी हो तो इतने दिन में इसको प्रस्तुत करना चाहिए बयान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। बड़ी शास्ति आरोप पत्र के मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी आरोपित अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा कितने दिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 दिन में करनी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। रेल सेवक D&R नियम 1968 के नियम 10 में क्या निर्देश दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 81 है। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा रेलवे क्वार्टर पर अनधिकृत कब्जे के लिए सेवानिवृत्ति पूरक पास का खाली जगह सेट काटा जाएगा, कितना सेट काटा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 सेट फॉर 1 मंथ,
एक सेट एक महीने के लिए काटा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद के पूरक 5 में विधवा बेटी के नाम को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य मानदंड है? तो इसमें क्या देखा जाता है विधवा बेटी के नाम को शामिल करने के लिए? तो इसमें खास देखा जाता है उसकी आयु आयु आय देखी जाती है, इनकम। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा पुत्र की आय, इनकम ऑफ विडो डॉटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 83, पास नियम के अनुसार पास होल्डर का अटेंडेंट कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास धारक का पूर्ण वेतन वाला नौकर, फुल पेड सर्वेंट ऑफ पास होल्डर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, पात्रता श्रेणी से उच्च श्रेणी का पास किस आधार पर जारी किया जाता है? तो यह मेडिकल आधार पर ही जारी किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक रेल कर्मचारी को पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा कितनी है? अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा है पूर्ण सेवा के दौरान 24 माह मिलता है। 2 साल की स्टडी लीव ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एक स्थायी रेल कर्मचारी को पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम सीमा खाली जगह दिनों की अधिक छुट्टी दी जा सकती है। पूर्ण सेवा अवधि के दौरान लीव नॉट ड्यू मतलब मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है? तो यह दी जाती है 360। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, उसके अधीन कार्यरत ग्रुप सी कर्मचारी को भारत से बाहर अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनियर प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं, जैसे सीनियर DOM, सीनियर DME वगैरह। इसका लेवल JAG का लेवल होता है, लेवल 12 से ऊपर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 88, सामान्य मामले में विशेष विकलांगता छुट्टी औसत वेतन पर खाली जगह दिनों से अधिक नहीं दी जा सकती है। नॉर्मल केसेस में स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कितने से अधिक नहीं दी जाती है? तो कि भाई यह 4 महीने से अधिक नहीं दी जाती है नॉर्मल केस में। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, गर्भपात की स्थिति में महिला कर्मचारी को कितने दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? ये मिसकैरेज ऑब्लिक एबॉर्शन लीव है। एबॉर्शन हो जाने के ऊपर जो मैटरनिटी लीव मिलता है वो है। तो यह मिलता है 45 डे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, एक ट्रेड अप्रेंटिस को प्रति वर्ष खाली जगह दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूरे वृत्तिका पर छुट्टी नहीं दी जा सकती है। एक ट्रेड अप्रेंटिस को मैक्सिमम कितने दिनों की अवधि के लिए पूरे वृत्तिका पर मतलब फुल स्टाइपेंड पर लीव नहीं दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
12 दिन मिलते हैं फुल वृत्तिका पर, फुल स्टाइपेंड पर छुट्टी ट्रेड अप्रेंटिस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अप्रेंटिस की नियुक्ति और प्रशिक्षण अप्रेंटिस अधिनियम कौन से अधिनियम के अनुसार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, रेलवे में सीधी भर्ती में कोर्स पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस उम्मीदवारों के लिए कोटा क्या है? कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAA कैंडिडेट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितना प्रतिशत कोटा है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 20% रिजर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक्ट अप्रेंटिस के रूप में भर्ती होने के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो इसमें ST कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है 7.5%, जो ऑप्शन ए में सही उत्तर हो जाएगा। और SC कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन है, SC कैंडिडेट के लिए 15% है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक वर्ष में एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति के लिए पहली समय सारणी खाली जगह के दौरान है। तो फर्स्ट शेड्यूल मतलब क्या है? इसको अप्रेंटिस को एंगेज करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी मार्च। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, दिव्यांगजन बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ता के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांगजन चाइल्ड के लिए मैक्सिमम अपर एज लिमिट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 साल। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन को। 96 नंबर का क्वेश्चन, रेलवे में हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया, इसका 7.1 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और SBA के तहत मैक्सिमम 10 लाख रुपया मिल सकता है और ब्याज दर इतना है 7.10%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97, खाली जगह अग्रिम के लिए वर्तमान में ब्याज दर 9.10% है। तो यह है कंप्यूटर एडवांस के लिए। कंप्यूटर एडवांस के लिए अभी ब्याज दर है 9.1%। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, रेल सेवा आचरण नियमावली के नियम 1966 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने का प्रावधान है। तो यह है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉय। इसका रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में रूल 3/C में इसका प्रावधान दे रखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3C। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, रेल सेवा आचरण नियमावली 1966 के नियम 5 में क्या प्रावधान है? 5 को प्रतिबंधित किया गया है, मतलब इसमें नियम 5 में क्या प्रावधान दे रखा है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के? तो इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राजनीति और चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया। तो नियम 5 के तहत आप राजनीति और चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100,
आधे औसत वेतन छुट्टी सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए खाली जगह दिनों की दर से छुट्टी खाते में जमा की जाएगी। तो LHAP प्रति माह की कितने दर से क्रेडिट की जाती है? तो LHAP प्रति माह की दर से मतलब 3/5 की दर से, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। और LHAP प्रति 6 माही पे 10 मिलती है, एक साल में 20 मिलती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये 100 क्वेश्चन इधर पूरा हुआ पेपर का। अब राजभाषा का 10 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 343/1 आर्टिकल नंबर के तहत हिंदी देश की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़ा भी है, कोंकणी भी है, संथाली भी है, तो भोजपुरी नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, इसमें से भोजपुरी शामिल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है राजभाषा अधिनियम खाली जगह वर्ष में पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम, सॉरी यह क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। राजभाषा अधिनियम तो 1963 में आया, लेकिन 63 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये हो सकता है राजभाषा अधिनियम के जगह पे इधर ये राजभाषा अधिनियम निकाल देते हैं। राजभाषा नियम है, राजभाषा नियम 1976 में पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 107। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि है 6 महीने में एक बार, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। राजभाषा नियम में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो राजभाषा नियम पहले तो था 1976, जो अपन ने अभी आगे देखा। यह नियम में कब संशोधन किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1987 में किया गया, और इसका टोटल 3 बार संशोधन हुआ राजभाषा नियम 1977 का। तो यह पहला तो हुआ 1987 में, फिर दूसरा हुआ 2007 में, और तीसरा हुआ 2011 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है राजभाषा नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र बी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी क्षेत्र में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात भी आता है बी में, दमन और दीव भी आता है, उड़ीसा नहीं आता है, पंजाब भी आता है, तो उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा बी क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है 110। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 कब से लागू हुई? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3
26 जनवरी 1965 से लागू हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1965। तो यहाँ पे अपना यह पेपर पूरा हुआ, और सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। और इसमें दिए गए सारे उत्तर और समझाए गए सारे उत्तर के जवाब जो भी था वो मैंने इस आंसर की के तहत ही आंसर दिया है, और जो समझाया गया है वो सारा मेरा इंटरप्रेशन था खुद का। तो आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर, जिसका मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा। और यह आंसर की है, ये भी देख लीजिएगा एक बार आराम से। तो फिर से सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आगे आपको मिलती रहे और नई नई अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो फिर से एक बार थैंक यू।